जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की इस श्रृंखला में। भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप या भारत के भौतिक प्रदेश अर्थात फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पर बता दें, इसके पहले हमने 2 अध्याय कंप्लीट किए हुए हैं जो मुख्यतः आधारित हैं भारत की सामान्य जानकारी एवं भारत की भूगर्भिक संरचना पर। यानी दोस्तों जो 14 लेक्चर हैं इसके पहले के, चूँकि यह हमारा लगभग 15वां लेक्चर है, वो आपको भारत की सामान्य जानकारी एवं भारत की भूगर्भिक संरचना की एक ठीक ठाक समझ विकसित कराता है। आपका वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ फैक्चुअल आंकड़ों के साथ में वो अध्याय वहाँ पर है। तो यदि आपने उनका अध्ययन नहीं किया हुआ है तो आप अध्ययन कर लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं पढ़ा हुआ, उन चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा हुआ और आप डायरेक्ट इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है भाई। आपको ठीक ठाक चीज़ें समझ में आने वाली हैं व्यवस्थित तौर पर। बस आपका काम ये है कि आपको नोट जरूर करते हुए चले जाना है। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। भारत के भौतिक प्रदेश की जब हम बात करते हैं अर्थात फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है दोस्तों वो ये कि पहले हम इस बात को समझें कि इसके अंतर्गत हम किस किस चीज़ों का अध्ययन करने जा रहे हैं। चूँकि देखिए, भारत के भौतिक प्रदेश का मतलब ये है कि जो आप सामने इंडिया देख पा रहे हैं, इस इंडिया में कहाँ पर, इस भारत में, इस भूमि में कहाँ पर कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं, कैसा मैदान है, इसके अलावा कहाँ पर तट हैं और सभी प्रकार के द्वीपों, सभी प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। मुख्यतः हम कह सकते हैं कि भौतिक यानी कि प्राकृतिक। तो आप जिस प्राकृतिक मैप को देखते हैं, हमने जब एटलस का अध्ययन करना स्टार्ट किया तो हमने पाया था कि भाई इसमें किसी भी प्रकार के आप चाहे राज्य का मैप देखें या विश्व स्तर पर आप मैप को देखें, उस मानचित्र में आपको 2 मैप जरूर देखने मिलते हैं। एक होता है जहाँ पर राजनीतिक लिखा होता है, एक होता है जहाँ पर प्राकृतिक लिखा होता है। तो जो प्राकृतिक वाला खंड है दोस्तों, उसका ही अध्ययन हम करने जा रहे हैं। यानी भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो मूलतः हमारा अध्ययन होगा वो होगा प्रमुख पर्वत, पठार, पहाड़ी, नदियाँ से जुड़े हुए जो भी मैदान हैं उनका और प्रायद्वीपीय पठार वगैरह का। इसके अलावा यदि हम बात करें तो तटवर्ती मैदानों का और द्वीपों का, द्वीप समूहों का। तो इन सभी की जानकारी इस अध्याय में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि आखिर इस अध्याय से प्रश्न किस हिसाब से बनने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब तक दिया हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको कभी ना कभी ऐसे प्रश्न देखने मिल सकते हैं जैसे हिमालय का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है या नहीं है, हिमालय का विभाजन या क्लासिफिकेशन नदियों के आधार पर कितने प्रकार से किया गया है, या हिमालय के कितने प्रकार हैं, हिमालय का वर्गीकरण निम्नलिखित में से क्या क्या है क्या नहीं है, या हिमालय की कुछ विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा मैदानों से भी प्रश्न बनते हैं। कई दफ़ा तो दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न कुछ इस हिसाब से होते हैं कि भारत की संपूर्ण भूमि पर कुल कितने % क्षेत्र पर मैदान है या कुल कितने % क्षेत्र पर पठार है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं ये आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वनडे एग्ज़ाम से तात्पर्य यह है कि हर वो एग्ज़ाम जो एक दिवसीय है, अन्यथा मान लीजिए जैसे PCS एग्ज़ाम की हम बात करें तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, चूँकि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, आपके विकल्प दिए हुए होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह भी कहीं ना कहीं एक दिवसीय और वनडे है। और ऐसे एग्जामों में आपको ऐसे प्रश्न देखने मिलते हैं। इसके अलावा अब बात की जाए कि मुख्य परीक्षा में हमें कैसे प्रश्न देखने मिलते हैं दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वो कुछ इस हिसाब से होते हैं जैसे भारत के भू आकृतिक विभाजन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या भारत के भौतिक प्रदेशों की संरचना का वर्णन कीजिए, या भारत के भौतिक प्रदेशों को विस्तार पूर्वक समझाइए, या भारत के भौतिक प्रदेशों पर एक विवरण कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आपको वहां पर देखने मिलते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की आज आपकी तैयारी इस वीडियो लेक्चर में होने वाली है। तो चाहे तथ्य हो चाहे उसकी संकल्पना हो, हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे पर बारी बारी से, जैसा कि हमारा ट्रेंड रहा है। जैसे कि हमने अध्ययन इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रारंभ किया था कि भाई हमें इसे एक साथ नहीं देखना है, इसे पार्ट्स में बांट करके, ताकि हमें उतना ज़्यादा ये बोझिल ना लगे, हमें बोझ ना पड़े। तो चलिए ठीक है, हम इसका प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि भारत की भूगर्भिक संरचनाओं की विविधता ने, भूगर्भिक संरचना अर्थात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने अपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया हुआ है, तो भारत की इन्हीं भूगर्भिक संरचना की विविधताओं ने, अच्छा ना केवल भारत की बल्कि संपूर्ण विश्व की इस भूगर्भिक संरचना की विविधता ने संपूर्ण विश्व के धरातलीय विषमताओं को जन्म दिया।
अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, तटवर्ती क्षेत्र हमें इसमें देखने मिले। इसके अलावा द्वीपीय क्षेत्र हमें इसमें देखने मिले। तो कहीं ना कहीं अगर इसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, इस भूगर्भिक संरचना ने संपूर्ण विश्व के भौतिक क्षेत्रों को प्रभावित किया, तो इसी कड़ी में हमारा भारत भी आता है। और हमारे भारत के अगर हम इस क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत की भूगर्भिक संरचना की विविधताओं ने इसकी धरातलीय विषमताओं को जन्म दिया। और इस धरातलीय विषमताओं के अंतर्गत हमने पाया कि हमारा भारत विभिन्नताओं वाला देश है। ना केवल सांस्कृतिक विभिन्नताएं हमें देखने मिलती हैं, सभी प्रकार के हमें धर्म देखने मिलते हैं, बल्कि प्राकृतिक तौर पर भी दोस्तों हमें देखने मिलता है कि हमारे भारत में सभी प्रकार के आपके यहाँ पर प्राकृतिक क्षेत्र उपलब्ध हैं या उपस्थित हैं या पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, आपको उत्तर में विशाल पर्वत मिलता है और इतने ऊंचे ऊंचे शिखर मिलते हैं, जैसा कि हमने आंकड़ों में देखा हुआ है कि विश्व का सबसे उच्चतम जो क्षेत्र है यानी माउंट एवरेस्ट, वो भी हमारे भारत के विस्तार में आप देखेंगे। जब हिमालय का उत्तर की ओर में, तो वो एक अलग मसला है कि आपका नेपाल में पाया जा रहा है, पर नेपाल की अवस्थिति के उपरांत भी यदि हम देखें तो विशाल जो चोटियां हैं वो इसी समूह के अंतर्गत आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये विशाल हिमालय देखने मिल रहा है उत्तर में। इसके अलावा आपको मैदान देखने मिल रहे हैं सिंधु के, गंगा के, यमुना के, ब्रह्मपुत्र के, तो इनका भी अध्ययन। इसके अलावा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार हमें देखने मिलता है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो अब बात ये आती है कि हम इसे पढ़ें किस हिसाब से। तो इसको पढ़ने का जो एक क्रम हो वो इस हिसाब से हो कि भारत के भौतिक प्रदेशों को अधोलिखित प्रकारों में बांटा गया है। अब इन अधोलिखित प्रकारों के विषय में भी आपको बता दें कि मुख्यतः ये जो प्रकार हैं ये 4 हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। सबसे पहले है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सेकंड प्रायद्वीपीय पठार, थर्ड उत्तर भारत का विशाल मैदान, और 4th नंबर पर दोस्तों तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। तो इन 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों को दोस्तों अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। और इन 6 भौतिक प्रदेशों के विषय में हम आगे चर्चा करें उसके पहले हम इसे क्रम से देख लेते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटवर्ती मैदान, 5वां द्वीप समूह और 6वां भारतीय मरुस्थल। तो अब बात ये आती है कि भाई हम एग्जाम में कैसे इसे मैनेज करेंगे। हमारे एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो हम आंसर कैसे इसमें टिक करें। तो देखिए, अगर आपके ऑप्शन पे हाईएस्ट 4 है, 4 हाईएस्ट इन द सेंस कि 4 से ज़्यादा आपको देखने नहीं मिल रहा, और अगर देखने मिल भी रहे हैं तो कुछ इस हिसाब से हैं कि 4, 5, 7, 8 ऐसे, तो आपका आंसर 4 होगा। पर हाँ, यदि आपके ऑप्शन पे 4 नहीं है, 6 है, या 4 और 6 दोनों आपको देखने मिलते हैं, तो इसका आंसर 6 होगा, क्योंकि पहले भी आयोग ने इसे 6 सही किया हुआ है। तो आप इसे कुछ इस हिसाब से नोट कर लीजिए। इसके अलावा अब आगे बात की जाए कि जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें इसका अध्ययन किस हिसाब से करना है। तो देखिए, पर्वत पठार के विषय में पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है, जो एक डायरेक्ट प्रश्न हमारा होता है कि भाई भारत की संपूर्ण स्थलाकृति को, जैसा कि हमने देखा, आपके सामने एक मैप है और इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि भारत का पूरा जो भाग है वो आपका भौतिक क्षेत्रों के रूप में प्रदर्शित है। तो सबसे ऊपर उत्तर में आप देखते हैं कि आपको भारत का पर्वतीय प्रदेश देखने मिल रहा है, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है दोस्तों, तो ये पूरा आपका राजस्थान वाला, यानी कि ऊपर के एरिया में यदि हम देखें तो JNK लद्दाख वाले ब्लॉक से पूरा कवर करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। और ये जो विस्तृत ये आपकी श्रृंखला है, यही आपके पर्वतीय प्रदेश कहलाते हैं। इसके अलावा बात की जाए पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम किस किस चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, तो पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत हम मुख्य तौर पर पर्वत और पहाड़ियों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, किसी भी मैप में, जैसे आपके पास में मैप है, एटलस है, आपके पास में जो भी एटलस है आप उसे ओपन कर सकते हैं, और इसमें आप देखेंगे मुख्य तौर पर इस एटलस में दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप ये एटलस अपने पास में रखें। इस एटलस की यदि हम बात करें तो इसमें आपका जो सबसे पहला मैप है इंडिया का, उसमें आप देखिए 2 मैप आपको देखने मिलेंगे, एक प्राकृतिक और एक राजनीतिक। आप प्राकृतिक वाले में देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो देखने मिलेगा कि ऊपर की ओर में ब्राउन ब्राउन एक पूरी सीरीज है, एक चापाकार स्थिति। यही दोस्तों आपके उत्तर के विशाल पर्वत श्रृंखला है या पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और इस पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि हम हिमालय का अध्ययन करते हैं। तो हिमालय के अंतर्गत पर्वत और पहाड़ी दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, और आप इस मैप में भी देख सकते हैं। तो जो पर्वतीय प्रदेश के बाद का क्षेत्र है वो है विशाल मैदान, और उसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। और उसी के अंतर्गत दोस्तों हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों का अध्ययन करेंगे। जबकि जब हम बात करते हैं पर्वतीय प्रदेश की, तो पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम मुख्य तौर पर अध्ययन करते हैं हिमालय का। देखिए, हिमालय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हम आपको बताएंगे, पर उसके पहले हम इतना जान लें कि भाई ऊपर वाले में हमें जो देखने मिले कुछ पॉइंट, वो ये कि हमें पर्वत देखने होंगे, इसके अलावा पहाड़ी देखने होंगे,
पहाड़ी के अलावा हम क्या देखने वाले दोस्तों, तो हम पठार देखेंगे और पठार के अलावा हम मैदान देखेंगे। तो देखिए संपूर्ण भारत को इन्हीं 4 सेक्शन में आप वर्गीकृत कर सकते हैं जब आप 100% मान लेंगे पूरे भारत को। यानी अगर मैं कहूं कि भारत की पूरी स्थलाकृतियां या पूरे भौतिक प्रदेश 100% हैं, तो अब भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत है, कितने परसेंट भाग पर पहाड़ी है, कितने परसेंट भाग पर पठार है और कितने परसेंट पर मैदान है, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। 10.7% जो एरिया है वो पर्वत है, इसके अलावा 18.6% पर पहाड़ी है, 27.7% पर दोस्तों पठार है, जबकि 43% पर मैदान है। हालांकि अलग अलग बुकें इसे अलग अलग आंकड़ों के रूप में देखती हैं। देखिए अब ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे हैं, मतलब 43 से आप इसे कर सकते हैं 43.2% तक भी, और यहाँ पर आप 18.6 या 18.5 आपको देखने मिल सकता है ऑप्शन पे। तो अब जिस हिसाब से होंगे ऑप्शन आप वैसा इसे मैनेज कीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ऑप्शन में आपको वहाँ पर दुविधात्मक स्थितियाँ बहुत सारी मिलेंगी, पर आपको इसे मैनेज करना है कि हाँ भाई लगभग 43 से 43.2 के लगभग पर है, अप्रॉक्स है। तो ये आपके 4 आपको देखने मिलते हैं मुख्य तौर पर, और जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 100% आपको देते हैं। यानी कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र को 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र को दोस्तों हमने वर्गीकृत करके रखा हुआ है इन 4 भागों में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम इन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं और ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो आप देखिए अपने जब नोट्स बनाइए तो आप इन पूरी चीज़ों को सिस्टमेटिक नोट्स करते चले जाइए, नोट डाउन करते चले जाइए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि भाई संपूर्ण भारत के भौतिक प्रदेशों को पहले तो 4 भागों में वर्गीकृत करना है आपको, फिर उन 4 को इन 6 में करना है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि भाई भारत का आपको देखने का एक दृष्टिकोण कुछ ऐसा भी होना चाहिए, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट आप चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि पर्वत क्या है, पहाड़ी क्या है, पठार क्या है और मैदान क्या है। देखिए इसे भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्वत आखिर कहते किसे हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि पर्वत किसे कहा जा रहा है। तो पर्वत कहा जा रहा है ऐसे क्षेत्र जो समुद्र तल से यानी आधार से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित हैं, या जिनका जो विस्तार है वो 1000 मीटर से और अधिक हो, तो वो पर्वत कहलाते हैं। नेक्स्ट तो आप इसके विषय में एक डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि भाई ये जो आपका एरिया है ये है आपका पर्वत। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों पहाड़ी की, तो पहाड़ी का आपका जो है कुछ ऐसा होता है डायग्राम। मतलब आप इसमें एक चीज़ पाएंगे वो ये कि जो पर्वत होंगे वो नुकीले होंगे, पर्वत का जो ऊपरी भाग होगा वो नोक लिया होगा, जबकि पहाड़ी का नोक नहीं लिया होगा। पठार की हम बात करें दोस्तों तो पठार कुछ ऐसी आकृति वाले पठार होते हैं, और मैदान तो हमें जानकारी में है ही। अब इसके आंकड़ों की बात करें तो पर्वत क्या है, पर्वत हैं जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हों, 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई लेकर के चलें वो पर्वत हैं। और ऊपर का जो सिरा है दोस्तों वो कैसा हो, नुकीला हो। इसके अलावा इसके जो ढाल हैं वो थोड़े तीव्र होते हैं। पहाड़ी की हम बात करें तो 1000 मीटर से कम ऊंचाई, 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होगा वो आपका पहाड़ी होता है। ऊंचा तो है पर 1000 मीटर से कम ऊंचाई है। इसके अलावा बात की जाए पठार की दोस्तों, तो पठार के विषय में ये है कि आप इसे 600 मिनिमम 600 से 1000 के बीच में, ठीक है 6000 से, तो आपका 600 से 1000 मीटर के बीच की यदि इसकी ऊंचाई है तो वो पठार है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्लेट आपका एक टेबल नुमा आकृति होती, कह सकते हैं कि ये जो है आकृति कहीं ना कहीं एक टेबल नुमा आकृति ही आपका क्या होता है, पठार है दोस्तों। जबकि ऊपर यदि आपका कुछ भाग है, ऊपर आपको कुछ एरिया मिल रहा है तो वो आपकी कौन हो जाएगी दोस्तों, ये हो गया आपका पहाड़ी। और पठार पर्वत की हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, ऊपर नुकीला होता है, तो ये आपका कौन सा भाग हो गया दोस्तों, ये पर्वत हो गए। और मैदान क्या होगा, तो वो समतल सपाट एरिया होगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पर्वत किसे कहेंगे, पहाड़ी किसे कहेंगे, पठार किसे कहेंगे और मैदान किसे कहेंगे। उम्मीद है आपका ये चारों चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आप इसे नोट कर लीजिए। ये तो था दोस्तों आपके पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि के विषय में एक समझ कि पर्वत किसे कहते हैं। तो हमने जाना कि भाई आधार यदि चौड़ा है और ऊपर की ओर में यदि नुकीला भाग है और 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई है तो वो पर्वत है, 1000 से यदि कम है तो पहाड़ी है। इसके अलावा बात की जाए पठार की, तो पठार क्या है दोस्तों, 600 से 1000 मीटर के मध्य वाला जो आपका भूभाग होगा, प्राकृतिक क्षेत्र होगा। और मैदान क्या है, तो वो समतल सपाट होते हैं। बहरहाल अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, और वो ये कि इस अध्याय के अंतर्गत जब हम इन्हीं पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमारे जो 6 इकाई हैं उन्हें हम किस हिसाब से देखने वाले हैं। तो देखिए आप इसे कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में जो सबसे पहली बात है वो ये कि जैसा आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ऊपर का एरिया, ऊपर वाला जितना एरिया है आपका वो पूरा हम इसमें अध्ययन करेंगे पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा क्या क्या होगा दोस्तों, तो हम हिमालय पर काउंटर अटैक करेंगे। यानी कि हमें इसमें हिमालय का ही अध्ययन करना है। कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर का फिर नाम भी वहाँ पर दे पा रहे होंगे कि वो हम हिमालय का ही अध्ययन करेंगे। हिमालय के अंतर्गत हम जानते हैं दोस्तों ऊपर का पूरा विस्तृत एरिया हिमालय है,
मतलब पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये जो भाग है हिमालय, इसमें आप पाएंगे कि JNK से लेकर के अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा एरिया हम कवर करने वाले हैं। और इसमें हम मुख्य तौर पर हिमालय के पूरे उपविभाजन का भी अध्ययन करेंगे। और हम जानते हैं कि हिमालय के 4 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहला जो है दोस्तों वो कौन सा है, वो है हमारा ट्रांस हिमालय। इसके बाद ग्रेटर हिमालय यानी कि वृहद हिमालय। इसके बाद हमने पाया लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय, इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। और अंत में हमारा आ जाता है शिवालिक। आपके ये 4 जो हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, यानी कि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसके अलावा हिमालय की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे। तो यहाँ हमारा ना केवल हिमालय बल्कि पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में भी एक समझ डेवलप होगी। आगे बात की जाए और क्या हम जानेंगे, तो हिमालय के उत्पत्ति, उसके उद्भव, विकास को लेकर के जो भी सिद्धांत हैं, उसकी नवीनता को लेकर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा जलवायु, वनस्पति, सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस सेक्शन के अंतर्गत करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि हम मुख्य तौर पर यहाँ पर हिमालय की विशेषताओं का अध्ययन इसमें करेंगे, जिसमें वनस्पति, जलवायु, उसका आर्थिक महत्व से लेकर के जो भी महत्वपूर्ण होंगे उन सभी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हिमालय का नदियों के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, तो हम उसके भी चर्चा करेंगे। हिमालय के इस विकास के क्रम में हम कोबर के भूषणति सिद्धांत, हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम, हम सभी चीज़ों के विषय में जानकारी अध्ययन करेंगे। आगे बात की जाए दोस्तों तो फिर हमारा आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और जब इस मैदान की हम बात करते हैं तो इस मैदान के क्रम में जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो ये कि सिंधु का मैदान, सिंधु के अलावा दोस्तों गंगा का मैदान, गंगा के अलावा यदि हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ये 3 यदि हमने पढ़ लिए तो हमारा आप ये मान करके चलिए कि ऊपर का ब्लॉक पूरा कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले हमने पर्वत पढ़ लिए तो हमारा उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है वो कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद हमने विशाल मैदान कवर कर लिया। और इसके उपरांत यदि हम बात करें तो इसी मैदान से बनने वाली कुछ विशेष जो आपके इसके प्रकार होंगे या इनसे जो प्रश्न है वो भी हमारे कवर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए तराई क्या है, भाबर प्रदेश क्या होते हैं, मतलब आपके यहाँ पे भाबर, तराई, इसके अलावा बांगर, खादर, इन सभी का अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। बांगर क्या है, खादर क्या है, तो ये आपका ये चारों पॉइंट आपके जो है दोस्तों ये इसी मैदान वाले भाग के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आगे बात की जाए तो प्रायद्वीपीय पठार हमें देखने मिलेगा। और प्रायद्वीपीय पठार क्या है, कितनी बातें इसमें की जाती हैं, कहाँ से इसका अध्ययन हमें करना है, तो आप इसे पहले की वीडियो में भी समझ चुके हैं और आप जानते हैं भली भांति कि ये जो क्षेत्र है आपका ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आएगा, इतना भाग भारत का। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है और इसका हम अध्ययन करेंगे। मतलब हम कहीं ना कहीं कर्क रेखा के दक्षिणवर्ती भाग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके अलावा यदि बात की जाए तो तटवर्ती मैदानों की बात होगी। और तटवर्ती मैदान के विषय में भी आप व्यवस्थित तौर पर समझते हैं कि ये जो एरिया है आपका ये कहलाता है पूर्वी घाट और ये है आपका पश्चिमी घाट। इस पूर्वी घाट के बाद का एरिया दोस्तों मैदान है और इस पश्चिमी घाट के बाद का एरिया जो है वह मैदानी है। तो इन्हीं मैदानी क्षेत्रों की भी चर्चा इसमें होगी। आगे हम द्वीप समूहों के विषय में जानेंगे और द्वीप समूह में मुख्य तौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ऐसे इसका भी 2 भागों में वर्गीकरण हम करेंगे। जैसे हमने किसका किया हुआ है दोस्तों, हमने तटवर्ती मैदानों का किया हुआ है कि इसके 2 भाग हैं, एक आप देखेंगे पूर्वी और एक देखेंगे आप पश्चिमी। ऐसे ही आप इसमें अध्ययन करेंगे द्वीप समूह के अंतर्गत भी 2 भागों में, एक बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप समूह और एक आप देखेंगे अरब सागर वाले द्वीप समूह। मुख्य तौर पर तो दोस्तों इसमें हमें 2 ही देखने मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जबकि अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह। पर हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके विषय में हम इसमें अध्ययन करेंगे। और आगे यदि बात की जाए तो अब आता है हमारा अंतिम भारतीय मरुस्थल। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो राजस्थान वाला जो ब्लॉक है उसकी चर्चा यहाँ पर होगी। मुख्य तौर पर हमने देखा दोस्तों कि हम पूरे भारत के जो भौतिक क्षेत्र हैं हम उसका अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करने वाले हैं। और इस सभी का प्रारंभ हम अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपने इसके विषय में समझ विकसित करी और अब हमारे जो शुरुआत होगी वो बारी बारी से होगी। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को सबसे पहले हम उठाएंगे और फिर इससे ही हमारी जो चर्चा होगी वो हिमालय से होते हुए आगे बढ़ेगी, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक, सभी से होते हुए एक क्रम से हम एक सीक्वेंस के साथ इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो ये तो बात हुई दोस्तों मुख्य तौर पर कि हम पढ़ने क्या वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत। हमने उसका एक खाका तैयार किया, हमने उसका एक पैटर्न तैयार किया कि हमें उस सीक्वेंस के अंतर्गत ही आगे बढ़ना है। एक सीक्वेंस रहेगा और उसी फॉर्मेट को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमने इसमें प्रश्नों को भी समझा कि प्रश्न हमारे बनेंगे कैसे। तो इन सभी की चर्चा हम अपने नेक्स्ट पार्ट से करने वाले हैं। उसके पहले अब आपका एक छोटा सा होमवर्क, और वो होमवर्क ये है कि आप एटलस में अपनी कमांड बनाए रखिए। एटलस के अंतर्गत दोस्तों जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि आपको ये सभी राज्य की जानकारी हो और दूसरा अब आपको इस भौतिक क्षेत्र की भी जानकारी हो।
क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ने स्टार्ट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऊपर तो हमने देख लिया भाई ये जो ब्राउन एरिया है, देखिए अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप इसे भी समझ लीजिए। जितना आपको ये ब्राउन वाला एरिया नज़र आता है एटलस में, वो पूरा आपका जो डार्क ब्राउन है वो आपके पर्वत होते हैं, जो लाइट ब्राउन है वो पहाड़ी होते हैं, यानी कि जो हल्का कलर नज़र आए वो पहाड़ी है, जबकि ब्लू वाला जितना है वो तो पानी है ही, क्लियर है। और आपके मैदान कैसे होते हैं दोस्तों, ग्रीनरी, हरियाली होती है वहाँ पर, तो ये हरे वाले भाग जो है वो मैदान है। इसके अलावा जो हल्का सा आपको ब्राउन दिख रहा है या हल्का भूरा टाइप का दिख रहा है या येलो टाइप का, वो आपका कहलाता है पठार। ये पूरा आपका पठारी क्षेत्र है। अब इसमें हमने देखा कि ऊपर में जैसे ही हमें गंगा का मैदान देखने मिला और इस पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर में सिंधु का मैदान देखने मिला, और आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो आपको असम वाले ब्लॉक में आपको देखने मिलेगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये तीनों मैदान आपके कहीं ना कहीं इसे दो भागों में बांट रहे हैं, ऊपर की ओर की पहाड़ियों में और नीचे की ओर में। तो ऊपर का भी क्लियर है, उत्तर का आपकी पर्वतीय क्षेत्र। अब जब बात करते हैं हम दक्षिण की, तो दक्षिण का फिर पूरा क्षेत्र जो है दोस्तों ये आपका कहलाता है पठार। इसके अलावा आप अगल बगल में देखते हैं तो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, यही आपके तटवर्ती हैं, और हमने द्वीप के विषय में भी देखा हुआ है। बात की जाए रेगिस्तान वाला या मरुस्थल वाला एरिया, तो आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में आपका लिखा हुआ भारतीय महामरुस्थल। तो इस तरीके से हमने पाया कि इस भारत के भौतिक स्वरूप को या भारत के भौतिक प्रदेश को या फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया को या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को हमने कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर 6 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, और इन्हीं 6 वर्गों का हम अध्ययन अपने नेक्स्ट पार्ट से करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप इस अध्याय के विषय में एक ठीक ठाक समझ विकसित करने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।